स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंडो क्लासेस। और आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का भूमिति के मूलभूत संबोध। स्टूडेंट्स के पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हुए भूमिति के मूलभूत संबोध के ऊपर 1.1 और 1.2। उन वीडियोस को आप लोग देख लीजिएगा, वो बेसिक चीजें समझ लीजिएगा, ठीक है। उन वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या तो आप प्ले लिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। स्टूडेंट्स, हमको 1.3 स्टार्ट करना है तो हमको 3 चीजें आज देखनी पड़ेगी। सबसे पहले सतत कथन और विलोम क्या होता है, उसके बाद यूक्लिड, ए मैथमेटिशियन, इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर प्रश्न संग्रह लोग स्टार्ट करेंगे। प्रश्न संग्रह बहुत छोटा है, सिर्फ 6 सवाल दिए गए उसके अंदर, लेकिन हमको ये इंट्रोडक्शन समझना बहुत जरूरी है। इंट्रोडक्शन समझ में आ जाएगा तो पूरा प्रश्न संग्रह आप खुद ही कर सकते हो, ठीक है। जैसा कि आपकी किताब में बहुत सारी चीजें लिखी गई है, मैं सारी चीजें लिखूंगा तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा और वीडियो बहुत लंबा पड़ जाएगा, ठीक है। तो मैं किताब लिया हूं और किताब से मैं पढ़ के आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपके स्क्रीन पर वो सारे पॉइंट्स आएंगे जो मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। जैसे आपको सतत कथन और विलोम के अंदर देखिए लिखा है, जो कथन यदि तो के रूप में लिखे जाते हैं, जो कथन यदि तो के रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, सतत कथन कहा जाता है। सही बात है। अब जैसे सतत कथन में यदि और तो के रूप में अगर हम लोग कोई कथन लिख रहे हैं, यदि ये हुआ तो ये होगा, ठीक है। यदि और तो के रूप में अगर कोई लाइन लिखी गई उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सतत कथन कहेंगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं इफ देन, ठीक है। अगर कोई लाइन सेंटेंस इफ और देन के फॉर्म में लिखी गई है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सतत कथन बोलेंगे, ओके। अब उसके आगे सतत कथन में यदि से आरंभ होने वाले कथन को पूर्वार्ध कहते हैं और तो से आरंभ होने वाले कथन को क्या कहते हैं, उत्तरार्ध कहते हैं। अगर कोई लाइन यदि से शुरू हो रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्वार्ध कहेंगे, इंग्लिश बोलते हैं एंटेसेडेंट, ओके। अगर कोई लाइन तो से स्टार्ट हो, मतलब तो के बाद की जो लाइन रहेगी उसे हम लोग क्या करेंगे, उत्तरार्ध कहेंगे, उसे बोलते हैं कंक्लूजन, ओके स्टूडेंट्स। चलो मैं यहां पर आपको एक लाइन लिख देता हूं और आपको उसको बताता हूं कि पूर्वार्ध किसको बोलेंगे और उत्तरार्ध किसको बोलेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर आपके लिए एक लाइन लिख के रखी है यदि और तो के रूप में। अब इसमें समझते हैं कि पूर्वार्ध क्या होता है और उत्तरार्ध क्या होता है, एंटेसेडेंट क्या होता है और कंक्लूजन क्या होता है, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि पूर्वार्ध किसको बोलेंगे, यदि कोई लाइन यदि से शुरू होती है, अगर कोई लाइन यदि से शुरू हो रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्वार्ध कहेंगे। और तो के बाद से अगर कोई लाइन रहेगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तरार्ध बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर यदि के बाद जो ये लाइन दिख रही है यहां से लेकर यहां तक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्वार्ध बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, पूर्वार्ध। यदि के बाद वाली जो लाइन रहेगी उसको पूर्वार्ध कहेंगे। और तो के बाद, मतलब तो के बाद ये जो लाइन लिखी गई है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तरार्ध बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उत्तरार्ध। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। यदि के पहले वाली जो लाइन रहेगी उसको पूर्वार्ध कहेंगे, यदि के बाद तो के बाद वाली जो लाइन रहेगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, उत्तरार्ध कहेंगे। समझ में आ गया। और सतत कथन यहाँ पर मैंने लिख दिया, अगर कोई लाइन आपको यदि और तो से शुरू होता है तो उसे उस कथन को हम लोग क्या बोलेंगे, सतत कथन कहेंगे। अब स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट आता है विलोम। अगला पॉइंट क्या आता है, विलोम। विलोम किसे कहेंगे स्टूडेंट्स, अगर मैं इसी सेंटेंस को, यही लाइन को अगर मैं अदला बदली करके लिख दूं, मतलब अभी यहां पूर्वार्ध पहले उत्तरार्ध बाद में, यदि मैं इस लाइन में उत्तरार्ध को पहले लिख दूं और पूर्वार्ध को बाद में लिख दूं तो मेरा जो लाइन बनेगा वो हो जाएगा विलोम। मतलब उत्तरार्ध और पूर्वार्ध को अदला बदली कर दूंगा मैं तो मेरा जो लाइन बनेगा वो क्या बन जाएगा, विलोम हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा, यदि दिए गए विकर्ण परस्पर लंब समविभाजित हो तो वह चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। समझ में आ गया। ये लाइन पहले आएगी, इसके पहले क्या लगाएंगे, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समविभाजक हो तो वह चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। इस तरह से लाइन आ जाएगी। तो आपको समझ में आ गया सतत कथन क्या होता है और विलोम क्या होता है, ठीक है। चलिए आप आगे स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए आप लोग। स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए आप लोग, दिए गए सतत कथन के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध की अदला बदली करने पर प्राप्त कथन को मूल कथन का विलोम कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया। लेकिन उसके नीचे एक लाइन लिखी स्टूडेंट्स, दिया गया सतत कथन सत्य हो तो उसका विलोम भी सत्य होगा, ये जरूरी नहीं है। अगर कोई लाइन सत्य है, अगर सतत कथन आपका सत्य है तो जरूरी नहीं है कि उसका विलोम भी क्या रहेगा, सत्य रहेगा, बराबर। अगर आपकी कोई लाइन का सतत कथन आपका सत्य दिख रहा है तो जब आप विलोम करोगे तो भी जरूरी नहीं सत्य रहेगा, ठीक है। जैसे आपको किताब में पेज नंबर 9 पर 2 एग्जांपल दिए गए। ऊपर पहला लिखा सतत कथन, यदि कोई चतुर्भुज समचतुर्भुज हो तो उसके विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, लंब समविभाजक होते हैं। क्या बोला मैंने, यदि कोई चतुर्भुज समचतुर्भुज हो। इसमें समचतुर्भुज क्या होता है, देखो इस तरह से अगर मैंने डायग्राम बना दिया तो ये क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज।
समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं। ये समचतुर्भुज की क्या विकर्ण है, और यहाँ पर लंब समद्विभाजित मतलब यहाँ पर 90 अंश का कोण, यहाँ पर 90 अंश का कोण, यहाँ पर 90 अंश का कोण। समझा यहाँ तक? हाँ चलिए, तो यदि कोई चतुर्भुज समचतुर्भुज हो तो उसके विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, सतत कथन हो गया। और विलोम क्या है इसका, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक हो तो दिया गया चतुर्भुज समचतुर्भुज रहेगा। अगर किसी विकर्ण लंब समद्विभाजक है तो दिया गया चतुर्भुज क्या रहेगा, समचतुर्भुज। ये कथन क्या है, सत्य है। उपयुक्त उदाहरण मूल कथन का विलोम भी सत्य है। मतलब जो कथन दिया गया है, सतर्थ कथन और विलोम दोनों क्या है, सत्य है। बराबर। अब दूसरा वाला एग्जांपल देख लो आपके सामने। यदि कोई संख्या अभाज्य संख्या हो तो वह संख्या सम और विषम दोनों हो सकती है। अगर कोई संख्या है जो अभाज्य है तो सम संख्या और विषम संख्या दोनों हो सकती है। जैसे 2 क्या है, सम संख्या भी है और विषम संख्या, मतलब कोई अभाज्य संख्या सम संख्या भी हो सकती है और विषम संख्या भी हो सकती है। जैसे 3, ये दोनों अभाज्य संख्या है, लेकिन ये जो है वो सम संख्या है और ये क्या है, विषम संख्या है, लेकिन दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। समझे स्टूडेंट्स? ये आपकी सम संख्या, ये आपकी विषम संख्या। बराबर। तो आपकी अभाज्य संख्या सम संख्या भी हो सकती है और विषम संख्या भी हो सकती है। यहां तक समझा? ये आपका सतत कथन है। लेकिन कोई भी सम संख्या और विषम संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। कैसे? आप ये सम संख्या मतलब 86 ले लो आप लोग 86 को अभाज्य संख्या बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते हो। तो ये लाइन क्या हो गई, गलत हो गई। लेकिन अगर आपने 87 ले लिया तो 87 क्या है, अभाज्य संख्या हो सकती है क्या? पता कर लीजिए, 27 के पहाड़े में आता है तो अभाज्य संख्या नहीं है। समझ में आ गया क्या? तो अभाज्य संख्या सम संख्या और विषम संख्या हो सकती है, लेकिन सम संख्या और विषम संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। तो इसीलिए हर सतत कथन का विलोम सत्य नहीं होता। ठीक है, ये कंडीशन समझ में आ गई। चलिए अब आगे, ये तो आपको आज समझ में आ गया सतत कथन क्या होता है और विलोम क्या होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आगे हमारे पास एक मैथमेटिशियन है, उनके बारे में हम लोग देख लेते क्या है। हमने कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज इन आकृतियों गुणधर्म का अध्ययन किया है। यह गुणधर्म हम प्रत्याशित पद्धति से सीखे हैं। इस कक्षा में हम भूमिति विषय में अलग दृष्टिकोण देखने वाले हैं। इस कक्षा में भूमिति को अलग दृष्टि से अध्ययन करने वाले हैं। इसका श्रेय किसको जाता है, 3री शताब्दी में ये ग्रीक गणितज्ञ यूक्लिड को जाता है। ठीक है, ग्रीक गणितज्ञ यूक्लिड नाम उनका, उन्होंने 3री शताब्दी में गणित के ऊपर बहुत सारे प्रमेय निकाले थे। ठीक है, उस कालखंड में भूमिति संबंधित जो जानकारी उपलब्ध थी उसका सुसंगत संकलन किया, उसको सब इकट्ठा किया और सुसूत्रता लाई। उनके अंदर वो एक नियम बनाया और उन्होंने एक किताब लिखी थी। उस किताब का नाम था एलिमेंट्स। उन्होंने क्या लिखी थी, एक किताब लिखी थी एलिमेंट्स नाम का किताब का, यूक्लिड की किताब का नाम एलिमेंट्स था। ओके, उन्होंने प्रमुखता से ऐसा दर्शाया कि स्वयं सिद्ध तथा सर्वमान्य कथनों को अभिगृहित के रूप में स्वीकार किया जाए तो उसे आधारभूत तर्क संगत द्वारा नवीन गुणधर्म सिद्ध किए जा सकते हैं। यहाँ पर अभिगृहित शब्द आया है। अभिगृहित मतलब होता है किसी भी चीज को अगर सिद्ध करना है तो उसको क्या करते हैं, मान लीजिए, आप उसको अपने दिमाग में मान लीजिए और सिद्ध कर दीजिए। तो उन्होंने बोला किसी भी चीज को डायरेक्ट सिद्ध नहीं करो। अगर आप किसी चीज को मान के भी सिद्ध करते हो, तर्क संगत लगाते हो, अभिगृहित करते हो, किसी चीज को मान लेते हो तो उसका आंसर आ जाता है। सिद्ध किए गए गुणधर्मों को प्रमेय कहते हैं। यूक्लिड द्वारा बताए गए अभिगृहित में से कुछ अभिगृहित निम्नलिखित प्रकार के हैं। यूक्लिड ने क्या किया था, कुछ जितने भी प्रमेय थे उन प्रमेय को कुछ मान लिया था और मानने के बाद उन प्रमेयों को क्या किया था, उन्होंने सिद्ध किया था। तो कुछ अभिगृहित है, जैसे यहाँ पर 5 अभिगृहित है, उन 5 अभिगृहित को हमको क्या करना, पढ़ना है। जैसे एक बिंदु से होकर असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है, ये यूक्लिड ने बताया था कि एक बिंदु आपके पास है तो आप इससे कितनी रेखाएं खींच सकते हो, तो असंख्य रेखाएं खींच सकते हो। देखो आप असंख्य रेखाएं खींच सकते हो। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? एक ही बिंदु से आप असंख्य रेखाएं खींच सकते हो। ये पहला था अभिगृहित यूक्लिड का। 2 भिन्न बिंदुओं से एक और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। मान लीजिए स्टूडेंट्स आपके पास 2 बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पर और एक बिंदु यहाँ पर। अब ये 2 बिंदुओं से आप सिर्फ एक ही रेखा खींच सकते हो। एक से ज्यादा रेखा खींच सकते हो क्या? नहीं। इस रेखा का नाम दे दीजिए ए बी। तो ये भी किसने बोला था? यूक्लिड ने बोला था। बराबर। अगली चीज, किसी भी बिंदु को केंद्र मानकर दी गई त्रिज्या पर वृत्त बनाया जा सकता है। अगर आपको बिंदु है और यहाँ पर एक त्रिज्या मान लीजिए तो आप इस त्रिज्या से क्या बना सकते हो, आप एक वृत्त बना सकते हो। बराबर है क्या? और इनकी सभी त्रिज्याएं क्या रहेगी, समान रहेंगी। जितनी भी त्रिज्याएं रहेंगी सब क्या रहेगी, समान रहेंगी। अगला, सभी समकोण परस्पर सर्वांगसम होते हैं। जितने समकोण त्रिभुज होते हैं सब क्या होते हैं, सर्वांगसम। मान लीजिए मेरे पास एक आयत है और एक क्या मेरे पास वर्ग है। ठीक है, आयत के 4 कोण होते हैं, चारों के चारों क्या होते हैं, समकोण होते हैं। वर्ग के पास भी 4 कोण होते हैं और चारों के 4 कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं।
तो इसलिए बोलता हूं कि अगर आपका चतुर्भुज आयत रहे या वर्ग रहे, लेकिन उसके जो समकोण त्रिभुज रहेंगे, समकोण का माप जो रहेगा वह क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक है, ये चौथी बात उन्होंने बोली थी। और पांचवा, बहुत सारे यहाँ पर 5 चीज लिखा हुआ है। दो तिर्यक रेखा तथा उनकी तिर्यक रेखा खींचने पर तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंत कोण का योग दो समकोण से कम हो तो वे रेखाएं उसी दिशा में आगे बढ़ाने पर परस्पर प्रतिच्छेदित करती हैं। मान लेते हमारे पास एक तिर्यक रेखा है और एक दो रेखाएं, ये दो रेखाएं L और M, और N क्या उसकी तिर्यक रेखा है, और ये दोनों कोण का मान, मतलब A का मान और B, इसको कोण A नाम दो, इसको B नाम दो, कोण A प्लस कोण B अगर 180 से छोटा हो गया, 180 से छोटा हो गया, यहाँ पर क्या बोला, दो समकोण से कम हो तो वे रेखाएं उसी दिशा में अगर आप लोग आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, योग प्रतिच्छेदित करेंगे। अगर इन दोनों का योगफल 180 से कम निकला तो ये रेखाएं कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे क्या करेंगे, प्रतिच्छेदित करेंगे, बराबर। लेकिन अगर ये दोनों का मान 180 निकला तो ये दोनों कभी प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे, वो क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। अब उन दोनों रेखाओं क्या बोलेंगे, लोग समांतर बोलेंगे। समझा क्या? ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। उपयुक्त में से सभी उपग्रह, अब सुनो, अगर हमको मान लीजिए कि हमारे को एक क्या खींचना है, एक समबाहु त्रिभुज खींचना है। एक हमारे पास क्या है, हमारे पास एक लाइन है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक लाइन है। अब मुझे क्या करना है, समबाहु त्रिभुज खींचना है, मेरे पास मालूम नहीं है कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से एक वृत्त खींच दूंगा और यहां से एक वृत्त खींच दूंगा, बराबर। मतलब इसको त्रिज्या मान के यहां से वृत्त खींचूंगा मैं, और इसको त्रिज्या मान के यहां से वृत्त खींचूंगा। ये भी क्या है, यूक्लिड का ही अभिगृहित है। तो इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, प्रतिच्छेदन बिंदु आएगा, अगर मैं यहां से इसको मिला दूं तो ये बन जाएगा मेरा समबाहु त्रिभुज। क्या बन जाएगा मेरा, समबाहु त्रिभुज बन जाएगा, और नीचे वाला भी एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी यूक्लिड ने बताया था, बराबर है क्या। और एक चीज और, अगर आपके पास एक रेखाखंड है, एक क्या है, रेखाखंड है, तो रेखाखंड के दोनों सिरों से आप एक रेखा खींच सकते हो जिसका मान क्या रहेगा, अनगिनत रहेगा, जिसका माप आप लोग नहीं बता सकते, आप बहुत दूर तक उसकी लंबाई बढ़ा सकते हो। ये भी क्या है, यूक्लिड का ही अभिगृहित है, बराबर स्टूडेंट्स। चलिए अब आगे, कोई गुणधर्म यदि तर्क संगत रूप से सिद्ध किया गया हो तो उसे सत्य माना जाता है। इसके लिए किए गए तर्क संगत विन्यास को उस गुणधर्म का अर्थ उत्पत्ति होता है। कोई सतत कथन सत्य है ऐसा सिद्ध करना है तो पूर्वार्ध को दत्त माना जाता है। पूर्वार्ध को क्या मान लेंगे, जो पूर्वार्ध इसको हम लोग क्या मान लेंगे, दत्त मान लेंगे, और जो उत्तरार्ध रहेगा इसको हम लोग क्या करना रहेगा, सिद्ध करना रहेगा। समझ में आ गया। कोई भी लाइन रख दो तो उसका जो पूर्वार्ध वाली रहेगी, यदि के बाद वाली जो लाइन रहेगी उसको हम लोग दत्त मान लेंगे कि वो दत्त दिया हुआ है। जब हम लोग किसी चीज को क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं, जब हम लोग कोई प्रमेय को क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। स्टूडेंट्स ये लाइन याद रखिएगा, ये वीडियो की जो लाइन में बोल रहा हूँ ये याद रखिएगा, आपको आने वाले ज्योमेट्री में जहां भी सिद्ध करने वाला सवाल आएगा वहां पर आपको उपयोगी होगा। तो जब भी हम लोग ज्योमेट्री में किसी चीज को सिद्ध करते हैं, साध्य करते हैं, तो जो यदि की बाद वाली लाइन होती है, मतलब पूर्वार्ध, उसे हम लोग क्या मानना पड़ता है, दत्त मानना पड़ता है। क्या मानना पड़ता है स्टूडेंट, दत्त। और जो उत्तरार्ध वाली लाइन होती है उसको साध्य मानना पड़ता है, मतलब साध्य करना रहेगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग किसी प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। तो उत्पत्ति के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो तरीके सिद्ध कर रही है। किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के दो तरीके होते हैं, एक प्रत्यक्ष मेथड और एक अप्रत्यक्ष पद्धति, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, हम लोग दोनों मेथड देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करने वाली दो रेखाओं द्वारा बनने वाले कोण के गुणधर्म प्रत्यक्ष पद्धति दी गई है। आप लोग पेज पलटी करोगे, पेज नंबर 10 पर एक प्रमेय लिखा गया है, परस्पर प्रतिच्छेदित करने वाली दो रेखाओं द्वारा निर्मित शीर्षाभिमुख कोण का माप क्या होता है, समान होता है। मतलब परस्पर प्रतिच्छेदित करने वाली दो रेखाओं द्वारा निर्मित शीर्षाभिमुख कोण क्या रहेगा, का माप समान रहेगा। ठीक है, इस प्रमेय को हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो मैं इसको मिटा देता हूं यहां से और उस प्रमेय को आपको सिद्ध करके बताता हूं। यहां पर एक मैंने प्रमेय लिख के रखा है, इस प्रमेय को हमको प्रत्यक्ष पद्धति से हल करना है। क्या है, सिद्ध करना है, परस्पर प्रतिच्छेदित करने वाली दो रेखाओं द्वारा निर्मित शीर्षाभिमुख कोण का माप क्या होता है, समान होता है। मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पर दो रेखा है, तिर्यक रेखा, जो एक दूसरे क्या करेंगे, प्रतिच्छेदित करेंगे, बराबर है क्या। इसका नाम दे देते हैं ए ओ बी और इसका नाम सी ओ डी, बराबर। दो रेखाएं क्या कर रही है, परस्पर प्रतिच्छेद करने वाली दो रेखाएं, प्रतिच्छेद करने वाली दो रेखाएं यहां पर लिया, निर्मित होने वाला शीर्षाभिमुख कोण क्या है, समान रहेगा। शीर्षाभिमुख कोण मतलब यहां पर जो कोण बनेगा, यहां के कोण की क्या रहेगा, बराबर रहेगा। यहां का कोण जो बनेगा, यहां के कोण के क्या रहेगा, बराबर रहेगा।
ठीक है, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो दत्त में क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, दत्त में क्या लिखा जाएगा, दत्त में हम लिखेंगे ए बी और सी डी, रेखा ए बी और रेखा सी डी, यह बिंदु ओ पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेदित करती। स्टूडेंट्स क्या करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं। ठीक है, जब लोग प्रतिच्छेदित करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, ए ओ बी मान लेते हैं एक रेखी है, ठीक है, और सी ओ डी भी क्या हो जाएगा, एक रेखी हो जाएगा। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। साध्य क्या करना, ध्यान दीजिए, मेन यही काम है, साध्य क्या करना हमको, साध्य में हमको देखना है कि शीर्षा में कोण समान होने वाले, मतलब ए ओ सी, कोण ए ओ सी बराबर दिखाना है हमको बी ओ डी के, डी ओ बी बोलो तो डी ओ बी बराबर है, ये पहला चीज। दूसरा शीर्षा में कोण काम हो रहा है, बी ए ओ डी बराबर दिखाना है हमको सी ओ डी के, बराबर सी ओ डी, ये हमको साध्य करके दिखाना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम उत्पत्ति, प्रूफ में क्या लिखेंगे, उत्पत्ति में क्या लिखेंगे, सबसे पहला काम कि भाई जो ए ओ बी है, इस रेखा को हम लोग ले लेते हैं कि ए ओ बी, इसके अंदर ए वाला कोण एक रेखी है, तो यहां पर बनने वाला कोण और यहां पर बनने वाला कोण क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो मैं बोलूंगा कोण ए ओ डी प्लस कोण रहेगा डी ओ बी बराबर कितना हो जाएगा, 180 से रहेगा। ठीक है, रेखीय युगल कोण, रेखीय युगल कोण क्या बोला मैंने स्टूडेंट्स, रेखीय युगल कोण। ठीक है, रेखीय युगल कोण, एक ही रेखा पर बनने वाले कोण क्या होते हैं, 180 अंश होते हैं। ठीक है, उसी तरह आप लोग यार नीचे वाला ले लो, ए ओ सी प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी ए ओ सी ले लो और यहां का ले लो ए ओ डी ले लो, ए ओ डी, ठीक है, बराबर 180 अंश। याली रेखा ले लिया मैंने, एक बार याला रेखा निकाला, एक बार याला लिया, दोनों बार रेखा अलग अलग लेना, पहले मैंने याली रेखा लिया था, अब याली लिया। तो रेखीय युगल कोण क्या आएगा स्टूडेंट्स, रेखीय युगल कोण, समझा। चल अब आगे, अब स्टूडेंट्स ये अगर समीकरण नंबर 1 मान लो, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो, तो समीकरण 1 और 2 में जो दायां पक्ष है वो दोनों बराबर है। ठीक है, दायां पक्ष क्या है, बराबर है, और किसी भी समीकरण में अगर दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष अपने आप बराबर हो जाएगा। तो मैं इस समीकरण को इस तरह से लिख सकता हूं, क्या देखो, ए ओ डी प्लस डी ओ बी बराबर रहेगा ए ओ सी प्लस ए ओ डी। ठीक है, एक और दो से आप यहां पर लिख सकते हैं, एक और दो से। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक समझा क्या, यहां तक ठीक है। अब अगर आप लोग इसको ध्यान से देख रहे होंगे तो यहां पर ए ओ डी है और यहां पर भी क्या है, ए ओ डी है, तो ए ओ डी क्या हो गया, कट गया, क्या बच गया हमारे पास, डी ओ बी बराबर ए ओ सी। ठीक है, देख लो जो वहां पर, यदि यहां पर सिद्ध हो गया तो इसको इस तरह से लिख, इसलिए ए ओ सी बराबर रहेगा डी ओ बी, कौन है यहां पर। ठीक है, सिद्ध हो गया पहला। तो जिस प्रकार आपने इसको सिद्ध किया उसी प्रकार आप इसको भी सिद्ध करते हो। तो इसी प्रकार हम लोग क्या बोलेंगे, इसी प्रकार इसको भी हम लोग सिद्ध कर सकते हैं, ए ओ डी बराबर हम लोग दिखा सकते हैं सी ओ डी के। ठीक है, ये हो गया, इसको क्या कहते हैं लोग, प्रत्यक्ष पद्धति कहते हैं। बहुत आसान था। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग अप्रत्यक्ष विधि देखते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए स्टूडेंट्स, अगला पद्धति हमको देखना है अप्रत्यक्ष पद्धति। प्रत्यक्ष पद्धति आपको समझा कि एक लाइन, अगर तिरक रेखा है, एक लाइन, दो लाइन एक दूसरे प्रतिच्छेद कर रही है तो बनने वाला शीर्षक कोण क्या होता है, सर्वांग होता है, बराबर होता है, आपने देखा। तो अभी हम लोग देखेंगे अप्रत्यक्ष पद्धति। तो इसके लिए किताब में आप लोग के लिखा है कि इनडायरेक्ट मेथड, इस पद्धति में शुरू में साध्य असत्य है ऐसा मान कर सकते हैं। जब भी आप लोग अप्रत्यक्ष पद्धति का इस्तेमाल करोगे तो आपको क्या मानना पड़ेगा, शुरू में जो साध्य रहेगा उसको असत्य मान लेना पड़ेगा। सही लाइन लिखने के लिए उनको उल्टा मान लीजिए। ठीक है, केवल तर्क और पहले मान्य सत्य के आधार पर क्रमानुसार यह निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। यह निष्कर्ष पता होने पर सत्य गुणधर्म से या दत्त से असंगत होता है। जैसे मालूम पड़ेगा उसके बाद कोई लाइन आपको गलत दिखेगी। ठीक है, इसीलिए साध्य को असत्य मानना गलत है ऐसा निष्कर्ष निकलता है, अर्थात साध्य सत्य है ऐसा स्वीकार किया जाता है और
नीचे लिखे गए उदाहरण को आपको देखना है। बराबर, इसमें क्या किया जाएगा, जो साध्य वाली लाइन देगी उसको आप पहले गलत मान लीजिए, फिर साध्य को क्या करोगे आप हल करोगे। सो साध्य एक जगह आपको दिखे गलत है तो आपको बताना पड़ेगा ये साध्य जो है गलत है, वो किसी न किसी कारण से थे। फिर आपको मानना पड़ेगा कि भाई नहीं, जो मैं माना वो मेरे गलत है, इसलिए ऊपर वाली लाइन क्या हो गई, सत्य हो गई। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल, उसके नीचे एग्जाम्पल लिखा गया है 2 से बड़ी अभाज्य संख्या, उसको आप लोग खुद से भी पढ़ के कर सकते हो, बहुत आसान है, एक बार पढ़ लीजिए समझ में आ जाएगा आप लोग को। समझ में आ रहा है, इसको आप लोग खुद ही कर लीजिएगा, मैं भी नहीं करता हूं। हम लोग शुरू करते हैं हमारा प्रश्न संग्रह 1.3। चलिए स्टूडेंट्स, प्रश्न संग्रह 1.3 कर लेते हैं। क्या है, निम्नलिखित कथनों को यदि और तो के रूप में लिखना है। आपको पहली वाली लाइन के आगे यदि लगाना है और दूसरी लाइन के आगे क्या लगाना है, तो लगाना है। ठीक है, चलो बहुत आसान है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। यहाँ पर कोण सर्वांगसम होते हैं, दूसरी लाइन है ये सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं, दूसरी वाली लाइन है, और ये समांतर चतुर्भुज ये पहली लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो इसका यदि तो क्या आ जाएगा, यदि दिया गया चतुर्भुज क्या है, चतुर्भुज क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, दिया गया चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो तो, यहां पर समझा, यदि दिया गया चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो तो आपको पहली वाली लाइन के आगे यदि लगाना है। दिया गया चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो तो उसके, किसके, समांतर चतुर्भुज, उसके सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। समझ में आ गए स्टूडेंट्स, सर्वांगसम होते हैं। कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, खाली आप पहले वाली लाइन के आगे यदि लगाना है और दूसरी वाली लाइन के आगे तो लगा देना है। देखो, आयत के विकर्ण सर्वांगसम होते हैं। आयत ये क्या होगा, पहली लाइन हो गई, विकर्ण सर्वांगसम होते हैं, दूसरी लाइन हो गई। बराबर है, तो पहली वाले कैसे बनेगा, यदि दिया गया चतुर्भुज, क्या, चतुर्भुज आयत हो तो, आयत हो तो उसके विकर्ण क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। उसके विकर्ण सर्वांगसम होते हैं। बराबर स्टूडेंट्स, समझा। चलो अब दूसरा वाला लाइन, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु तथा आधार के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड आधार पर क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, तो यहां पर समद्विबाहु त्रिभुज ये पहली लाइन हो जाएगी, समद्विबाहु त्रिभुज में यहां पर लाइन लगाऊंगी और ये दूसरी लाइन है। बराबर है, तो पहले लाइन के आगे आपको क्या लगाना है, यदि लगाना है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यदि दिया गया त्रिभुज क्या हो, समद्विबाहु हो तो, समद्विबाहु त्रिभुज भी लिख सकते हो आप लोग, समद्विबाहु त्रिभुज भी लिख सकते हो तो उसके शीर्ष बिंदु तथा आधार के मध्य बिंदु को उसके शीर्ष, ये तो उसके शीर्ष बिंदु की पूरी लाइन लिखेंगे। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक की लाइन पूरी लिख दो। समझा स्टूडेंट्स, यदि और तो। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके अपने नोटबुक में लिख सकते हो। अब मैं क्वेश्चन नंबर करता हूं 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहां पर लिख दिया 1.3 का। क्या है क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन का विलोम कथन लिखिए। इसमें मैंने क्वेश्चन और आंसर दोनों लिख दिए, क्योंकि अभी मैं लिखूंगा उसका आंसर तो लाइनें बहुत बड़ी बड़ी हैं, हमारा वीडियो क्या जाए बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं वीडियो छोटा करने के लिए मैंने पहले से आंसर लिख दिया। बहुत आसान है, मैं आप समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो क्या है, पहला आपको विलोम लिखना है। विलोम मतलब सतत कथन का क्या करना है, उल्टा कर देना है। जो आपका पूर्वार्ध रहेगा उसको उत्तरार्ध करना है और जो उत्तरार्ध रहेगा उसको पूर्वार्ध करना है। बराबर है, विलोम की परिभाषा मैंने बताई थी। ओके, तो सतत कथन को हम लोग क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। जो लाइन लिखी रहेगी हमको उल्टा करके लिखना रहेगा। दो समांतर रेखा तथा उनकी तिर्यक रेखा दी गई हो तो रेखांतर कोण क्या होते हैं, समांतर होते, सर्वांगसम होते हैं। अगर आपके पास दो तिर्यक रेखा दी गई है, उन दो समांतर रेखा दी गई है और उनकी तिर्यक रेखा दी गई है, तो उससे बनने वाला जो एकांतर कोण रहेगा वो क्या होता है, सर्वांगसम होता है। तो ये क्या है भाई, ये उत्तरार्ध है, ये क्या है, उत्तरार्ध है। ठीक है, और ये क्या है, इसके आगे वाला पूर्वार्ध है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, इस उत्तरार्ध को आगे लाना है, इस उत्तरार्ध को आगे लाना है। तो मैंने क्या लिख दिया, यदि दी गई दो रेखाओं तथा उनकी तिर्यक द्वारा बने कोण एकांतर कोण हो तो, देखो यहां पर लिखा मैंने, यदि दो रेखाओं तथा उनकी तिर्यक रेखा द्वारा
दो रेखा तथा उनकी तिर्यक रेखा द्वारा, यहाँ पर एकांतर कोण ऐसे होता है, देखो यहाँ पर ऐसा, ठीक है। यदि दो रेखाओं तथा उनकी तिर्यक रेखा द्वारा बने एकांतर कोण सर्वांगसम हो तो वे रेखाएं काफी समांतर होती हैं। ये पूर्वार्ध वाली लाइन, ये जो समांतर रेखा ना, ये क्या आ गई, यहाँ पर आ गई। समझ, खाली आपको सेंटेंस बनाने आना चाहिए, लाइन बनाने आना चाहिए बस, और थोड़ा बहुत शब्दों का गलत हुआ तो चलेगा, इतना कोई नहीं देखेगा। चलिए अब आगे, दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा, अब हमारे पास दो रेखा है, उसको एक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर बने अंतःकोण की एक जोड़ी संपूरक, यहाँ पर बने एक अंतःकोण होता है, जोड़ी क्या होती है, संपूरक मतलब एसोसिएशन, जोड़ी एक जोड़ी संपूरक हो तो वे रेखाएं काफी समांतर होती है, मतलब ये दोनों रेखा जो रहेगी, ये दोनों क्या रहेंगी, समांतर रहेंगी, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, देखो अब यदि कोई तिर्यक रेखा, फिर जो लाइन शुरू हो गई, देखो यहाँ पर, यदि कोई तिर्यक रेखा परस्पर दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है, यदि कोई तिर्यक रेखा परस्पर दो समांतर रेखाओं को क्या करती है, प्रतिच्छेदित करती है, तो अंतःकोण क्या होते हैं, उसके संपूरक होते हैं। ये जो अंतःकोण वाला लाइन था, कहां पर गया, अंतःकोण, वो लास्ट में आ जाएगा। यदि देखो ये क्या था, आपका उत्तरार्ध था, तो के बाद उत्तरार्ध, और ये पूरी लाइन क्या है, पूर्वार्ध है, तो मैंने उत्तरार्ध को पहले लाया। यदि तिर्यक रेखा को परस्पर, यदि कोई तिर्यक रेखा दो परस्पर समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है, तो बनने वाला कोण क्या रहेगा, अंतःकोण क्या रहेंगे, संपूरक रहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, समझा। चलो अब तीसरा वाला क्या है हमारे पास, आयत के विकर्ण क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। आयत के विकर्ण क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यदि दिए गए चतुर्भुज के, या तो किसी चतुर्भुज की भी लिख सकते हो, चतुर्भुज के विकर्ण यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण सर्वांगसम हो तो, सर्वांगसम हो तो वह क्या आता है, वह आयत होता है। वो क्या होता है, वह आयत होता है। समझे स्टूडेंट्स, देख लिया आप लोग ने विलोम को कैसे बदली किया जाता है। जो आपका उत्तरार्ध रहेगा उसको आपको पूर्वार्ध बनाना है, जो आपका पूर्वार्ध रहेगा उसको उत्तरार्ध बनाना है। सेंटेंस थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, चलेगा, समझ में आ गया। तो चलिए इस तरह से हमारा प्रश्न संग्रह 1.3 पूरा होगा। हम लोग 1.1, 1.2, 1.3 पूरा कर चुके, पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। और मैंने अलजेब्रा की भी, गणित भाग 1 की भी 3 से 4 लेसन की वीडियो बनाए हुए हैं, उनको आप प्लेलिस्ट में जाके, और साइंस की भी बहुत सारे वीडियो हमने बनाए हुए हैं, उनको आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। यदि स्टूडेंट्स आप लोग पूरा वीडियो पसंद आए और मेरा पढ़ाना आपको पसंद आए, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पार्ट के साथ।